वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी टिप्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रो जेटिंग के बारे में। इसको हाई प्रेशर वाटर जेटिंग भी कहा जाता है और इसको वाटर ब्लास्टिंग भी कहते हैं। तो एडनॉक स्टैंडर्ड जो है वो है HSE-OS-ST-10। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को और डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हाइड्रो जेटिंग क्या है और हाइड्रो जेटिंग के अंदर कौन कौन से हैजर्ड्स हैं और हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो जो हाइड्रो जेटिंग होती है वो एक प्रोसेस है जिसमें हाईली प्रेशराइज्ड वाटर जो है वो यूज़ किया जाता है क्लीनिंग के लिए। तो क्या क्लीनिंग किया जाता है, जैसे कोई कोटिंग वगैरह रिमूव करनी है, कोई कंटेमिनेशन है, कोई डेब्रिस है, जैसे पाइपलाइन के अंदर स्केल जमा हो जाती है, या जैसे आपने शटडाउन्स में देखा होगा कि जब आप हीट एक्सचेंजर ओपन करते हैं तो उनके अंदर जो होल्स होते हैं वो कभी कभी वो बंद हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लीन करने के लिए, या फिर कोई वेसल वगैरह है उसमें इंटरनल क्लीनिंग के लिए फिर हम हाइड्रो जेटिंग करते हैं। तो हाइड्रो जेटिंग की टाइप्स देख लेते हैं। तो हाइड्रो जेटिंग जो है उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो पहली है वो हाई प्रेशर, ऑपरेट्स एट प्रेशर ऑफ 680 to 1700 बार। तो हाई प्रेशर जो है वो ऑपरेट करती है 680 से लेके 1700 बार तक, एंड विद टिपिकल फ्लो रेट अरेंजिंग फ्रॉम 50 to 60 लीटर पर मिनट। तो जो उसका फ्लो रेट है वो 50 to 60 लीटर पर मिनट होता है। तो जो टाइप 2 है वो अल्ट्रा हाई प्रेशर है, वो ऑपरेट करती है 1700 बार से अबव, और उसका जो टिपिकल फ्लो रेट होता है वो 20 लीटर पर मिनट होता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से हैजर्ड्स हैं जो हाइड्रो जेटिंग में आप फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वाटर जेट्स है, क्योंकि जो आपका एक्सपोजर है जो प्रेशर वाटर जेट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईली प्रेशराइज वाटर होता है, तो वो आपको सीरियस इंजरी उससे हो सकती है और इवन डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है कि वो आपकी स्किन को काट सकता है। हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट्स में आ जाता है जो डेब्रिस है, जिस चीज़ के ऊपर, जिस इक्विपमेंट के ऊपर आप वाटर जेटिंग कर रहे हैं, उसके अंदर का जो डेब्रिस है वो निकल के आपकी आंख को इंजर्ड कर सकता है, आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर सकता है और आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको डैमेज कर सकता है, और आपकी जो वैल्यूएबल एसेट्स वगैरह हैं उनको भी डैमेज कर सकता है। तो जो फिजिकल हाजिर्स हैं उनमें नॉइज़ है, हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम्स हैं, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो सकता है। फिर केमिकल हाजिर्स हैं, जैसे आप जिस जगह पे हाइड्रो जेटिंग परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे अगर गैसेस हैं, वेपर्स वगैरह है, मिस्ट है, फ्यूम्स है, लिक्विड्स है, क्योंकि जो भी चीज़ आप क्लीन कर रहे हैं तो जिस किस्म का भी वो केमिकल है उससे भी आपको ख़तरा है। फिर मशीनरी और इक्विपमेंट हाजिर्स आ जाते हैं जो मशीनरी और इक्विपमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे पावर ट्रांसमिशन पार्ट्स है, जैसे बेल्ट्स हैं, पुल्ली है, चेन है, गियर शॉफ्ट्स, कपलिंग एटसेट्रा है। फिर कन्फाइंड स्पेस है और स्टोर्ड मटेरियल जो है, स्पेसेस लाइक अगर आप किसी टैंक के अंदर, ऊपर्स के अंदर, बॉयलर्स एटसेट्रा, उसके अंदर जाके अगर आप हाइड्रो जेटिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जो हाजर्ड्स हैं, जैसे कन्फाइंड स्पेस में टॉक्सिक गैस होती है और वहाँ पे रिस्क होता है एंट्रैपमेंट का, एनगल्फमेंट का, तो ये सारे हाजर्ड जो हैं वो आप फेस कर सकते हैं। तो देखते हैं कि वर्क एरिया प्रिपरेशन, यानी कि जहाँ पे आपने हाइड्रो जेटिंग करनी है उस एरिया में क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है। तो सबसे पहले वहाँ पे आपने एंट्री जो है वो प्रोहिबिट करनी है, यानी कि सिर्फ वही लोग वहाँ पे एंटर हो सकते हैं जो वाटर जेटिंग की टीम है। तो जो इररेलेवेंट लोग हैं वो वहाँ पे एंटर नहीं होने देने। वर्क एरिया जो है उसको क्लियर और क्लीन रखना है, वहाँ पे जितने भी लूज आइटम्स हैं, कोई डेब्रिस वगैरह है, उसको वहाँ से रिमूव करना है ताकि जो ट्रिपिंग और स्लिपिंग के हाजिर हैं उससे बचा जा सके। तो जो वर्क एरिया है वो वहाँ पे एडिकेट लाइटिंग होनी चाहिए, ड्रेनेज का सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो आप जब हाइड्रो जेटिंग करेंगे तो जो पानी है वो वहाँ पे अकमलेट ना हो। सूटेबल बैरियर्स होने चाहिए, यानी कि वो जो एरिया है वो बैरिकेडेड होना चाहिए, वहाँ पे एक साइन पोस्ट होना चाहिए जिससे दूसरों को पता चल सके कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। और जो मिनिमम बैरियर्स का जो डिस्टेंस है वो एटलीस्ट 5 मीटर होना चाहिए, कि जहाँ पे हाइड्रो जेटिंग हो रही है वहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस पे बैरियर्स होने चाहिए। प्रॉपर कलेक्शन और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल होना चाहिए, कि वहाँ पे जो वेस्ट है उसको प्रॉपरली कलेक्ट किया जाए और वहाँ से डिस्पोज किया जाए। जो सेफ्टी शील्ड्स और गार्ड्स वगैरह है मशीनरी के ऊपर, उसको इंटैक्ट रखना है ताकि बंदे जो हैं वो रोटेटिंग पार्ट को वो एक्सपोज ना हो। इक्विपमेंट प्लेसमेंट आ जाती है। तो जो पंप है जो आप यूज़ करते हैं हाइड्रो जेटिंग के लिए, तो उसको प्लेस करने के लिए आपने ये देखना है कि आप उसको प्लेस करते हुए कहीं किसी भी एक्सेस में प्लेस नहीं करें, बल्कि उसको स्पेसिफिक और जितना क्लोज हो सकता है जहाँ पे हाइड्रो जेटिंग करनी है वहाँ पर क्लोज प्लेस करें, और जो आपकी एक्सेस है उसको आपने क्लियर रखना है। बाकी जो होजेस वगैरह आ जाती हैं उनको भी प्रॉपरली अरेंज करना है ताकि जो ट्रिपिंग का हाजर्ड है वो मिनिमाइज। तो हम देखेंगे प्री ऑपरेशन एक्टिविटी, यानी कि आपने हाइड्रो जेटिंग शुरू करने से पहले कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले आपके पास परमिट टू वर्क होना चाहिए, और एज़ पर एक्टिविटी आपके पास रिस्क असेसमेंट होना चाहिए।
उसके बाद आपने टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करना है, जिसमें जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको अवेयरनेस देनी है कि वो किस किस्म के हाजिर्स और थ्रेट्स को वो एक्सपोज होंगे और उनको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। डी एनर्जाइजिंग, शील्डिंग और अदरवाइज मेकिंग सेफ ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन द इमीडिएट वेसिनिटी। तो जहाँ पे आपने हाइड्रोजेटिंग करनी है वहाँ पे अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट वगैरह है, कोई डीपी वगैरह है, तो उसको आपने डी एनर्जाइज करना है और उस जो इक्विपमेंट है उसको सेव करना है, ताकि वहाँ पे वाटर जेटिंग में पानी की वजह से कोई भी इक्विपमेंट जो है वो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। वाटर जेटिंग इक्विपमेंट शेल बी इलेक्ट्रिकली बॉन्डेड एंड अर्थ connected to prevent the development of electrostatic charges between the lance and the workpiece। तो जो इक्विपमेंट आप यूज़ करेंगे हाइड्रोजेटिंग के लिए वो प्रॉपरली अर्थ होना चाहिए, ताकि अगर वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो जनरेट ना हो सके वहाँ पे। तो जितनी भी होजेज और फिटिंग और नोजल्स वगैरह हैं उसको आपने पीरियोडिकली चेक करना है और प्री यूज़र इंस्पेक्शंस भी करनी है कि कहीं वो डैमेज या उसमें कोई वेयर वगैरह तो नहीं है। और जो हज़ार्डियस वेस्ट है, जैसे आपने जिस चीज़ के ऊपर हाइड्रोजेटिंग परफॉर्म करनी है, तो जो इक्विपमेंट है, कोई पाइपलाइन है, उसके अंदर जिस किस्म का भी पहले केमिकल यूज़ हुआ है उसकी SDS यानी कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट जो है वो आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि जिस चीज़ के ऊपर आपने हाइड्रोजेटिंग करनी है उसके अंदर कौन सा केमिकल मौजूद है और उस हिसाब से फिर आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकें। पीपीज़ आ जाते हैं तो ऑल एप्लीकेबल पीपीज़ जैसे फेस शील्ड है, आई प्रोटेक्टिव गॉगल्स हैं, हाई प्रेशर रेजिस्टेंट ग्लोव्स हैं एंड प्रोटेक्टिव सूट्स हैं, सेफ्टी फुटवेयर एक्सेट्रा है। एज अ मिनिमम द फॉलोइंग शैल बी इंश्योर्ड। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके पास, सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए, गॉगल्स एंड फेस शील्ड होनी चाहिए, हेयरिंग प्रोटेक्शन होना चाहिए, PVC फुल प्रोटेक्टिव ओवरऑल्स शैल बी वाटर कट रेजिस्टेंट। तो जो आपके पास PVC फुल प्रोटेक्टिव ओवरऑल है वो वाटर कट रेजिस्टेंट होना चाहिए। फिर ग्लव्स जो है वो भी हाई प्रेशर एंड वाटर कट रेजिस्टेंट होने चाहिए। सेफ्टी फुटवेयर जो आप यूज़ करेंगे वो भी वाटर कट रेजिस्टेंट होने चाहिए, क्योंकि वो जो वाटर है उसकी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है। आपके पास रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होना चाहिए जहाँ भी वो नेसेसरी। सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग जॉब एग्जीक्यूशन। तो जब जॉब एग्जीक्यूट आप करेंगे तो उसमें जो प्रिकॉशंस आपने लेने हैं, तो मिनिमम 3 बंदे इन्वॉल्व होंगे, जिसमें एक पंप ऑपरेटर होगा, एक लांस ऑपरेटर होगा और एक थर्ड वर्कर जो एज ए असिस्टेंट काम करेगा, जो कि होज को मैनेज करेगा, एरिया की एक्सेस को कंट्रोल करेगा, यानी कि किसी अनऑथोराइज बंदे को वहाँ पे एंटर नहीं होने देगा। और वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए भी उनको हेल्प करेगा। जैसे पंप ऑपरेटर और जो लांस ऑपरेटर है, अगर वो एक दूसरे को देख नहीं सकते तो वो उनको कम्युनिकेशन में भी हेल्प आउट करेगा। तो जो बैक आउट प्रिवेंटर और रिप अरेस्टर है वो अपने होज के ऊपर यूज़ करनी है, ताकि वो सिक्योर और सेफ रहे। हाई प्रेशर जो सिस्टम है उसको आपने आइसोलेट करके डीप्रेशराइज करके तब उस एरिया से जाना है। हाई प्रेशराइज सिस्टम को आपने अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। जो हाई प्रेशर होजेज हैं उनको प्रॉपरली पोजीशन करना है, उसमें किसी किस्म का कोई बैंड, टर्न्स और शार्प बैंड्स जो हैं वो नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो हाई प्रेशर की वजह से अगर उसमें कोई शार्प बैंड होगा तो होज फट जाएगी। होज के ऊपर टैग होना चाहिए जो इंडिकेट करेगा उसका प्रेशर, कि वो कितना प्रेशर उसके अंदर बर्दाश्त कर सकती है। फिर पोस्ट ऑपरेशन एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जिसमें हज़ार्डियस वेस्ट डिस्पोजल आ जाता है। तो रिस्क होता है एक्सपोजर का। जो हज़ार्डियस वेस्ट है मटेरियल, जो बंदे उसको लोडिंग में, ट्रांसपोर्टिंग में और अनलोडिंग का जो डिस्पोज करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो द रिस्क ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी राइजिंग फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल शैल बी मैनेज्ड एंड इंश्योर्ड दैट द मटेरियल इज हैंडल्ड एंड डिस्पोज्ड इन अकॉर्डेंस विद एडनॉक वेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड HSE EN ST04। तो जो रिस्क उनकी हेल्थ को इन्वॉल्व होगा वेस्ट डिस्पोज करने में, तो वो जो एडनॉक का स्टैंडर्ड है वेस्ट मैनेजमेंट का, उसके हिसाब से उन्होंने जो प्रिकॉशंस हैं जैसे डिस्पोज करना है, तो उस हिसाब से आपने वेस्ट को डिस्पोज करना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।